प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के बाद एक और मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और ये मंदिर बना है संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। यूएई में बना ये पहला हिंदू मंदिर है जिसके कपाट बुधवार को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान वो 14 फरवरी को इस विशाल मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बस 2 दिन बाद बसंत पंचमी पर बुधवार को इस खूबसूरत मंदिर का उद्घाटन होगा। शानदार लाइटिंग में नहाया ये प्राचीन हिंदू शैली में तैयार भव्य मंदिर अबू धाबी की धरती पर बना है। प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए वो मंगलवार को यूएई रवाना होंगे। अपने दौरे में पीएम मोदी वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी बैठक करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई नेताओं से मुलाकात होगी। This is a temple, if you look at it, it's a temple which is also, if you look at each block of the temple, it's a work of love. It's a work of skill by thousands and thousands of Indian artisans. I used to visit the temple very often during the construction phase. Thousands of devotees in this country. Also, thousands of Indians, diaspora, which has been visiting here, visiting the temple during the construction phase, have actually put bricks using their own hands. पिछले साल दिसंबर में धार्मिक संस्था BAPS यानी बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर समिति ने ये न्योता दिया था। ये अबू धाबी में पहला बड़ा हिंदू मंदिर है। यहाँ रहने वाले भारतीय भी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। इस मंदिर का निर्माण BAPS संस्था ने करवाया है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी गए थे, तब वहाँ की सरकार ने मंदिर को जमीन देने का वादा किया था। इस दौरान यूएई सरकार ने इसके लिए 27 एकड़ जमीन आवंटित की थी। ये मंदिर 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर बना है। प्रधानमंत्री मोदी 2018 में इस मंदिर के शिला पूजन में भी शामिल हुए थे। Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi is specially flying in to inaugurate this temple, which he actually initiated in 2015. अबू धाबी में बने इस मंदिर की बनावट लगभग वैसी ही है जैसे दिल्ली, गुजरात, न्यू जर्सी और दुनिया की दूसरी जगहों पर बने अक्षरधाम मंदिरों की है। लेकिन इस मंदिर में यह खास ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वालों को यूएई और भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी एक साथ दिखे। मंदिर की इमारत में भारत से मंगवाए गए पत्थर लगाए गए हैं और इनकी नक्काशी का काम भी भारतीय कारीगरों ने ही किया है। ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, ये BAPS हिंदू मंदिर, ये यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात्स का सर्वप्रथम ट्रेडिशनली स्टोन का, पत्थर का बना हुआ ये सुंदर मंदिर है। ये जो मंदिर है वो पिंक सैंडस्टोन जो राजस्थान से आता है और वाइट इटालियन मार्बल उससे बना हुआ ये पूरा मंदिर है जो 7 शिखर का है। और 7 शिखर इसलिए बनाए गए हैं, ये हमारा एक तरीका है यहाँ के जो नेता हैं उनको आभार मानने के लिए हमने ये 7 एमिरेट्स बनाए, 7 स्पायर्स बनाए हुए हैं। और दूसरा कि ये जो मंदिर है वो सभी कम्युनिटीज़ को, सभी फेथ को एक साथ में लाके एक हार्मनी का काम करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल ये मंदिर को हम स्पिरिचुअल ओएसिस ऑफ ग्लोबल हार्मनी भी कहते हैं। इस मंदिर के निर्माण में लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसमें इको फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर परिसर में 5,000 लोगों की क्षमता वाला कम्युनिटी हॉल है। जाहिर है विदेशी धरती पर बना ये खूबसूरत मंदिर न सिर्फ हिंदू आस्था का बड़ा प्रतीक है, बल्कि यहाँ से शांति और वासुधैव कुटुंबकम का भी संदेश दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो एक तरफ पीएम मोदी यूएई दौरे पर हैं और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां उन्होंने अहमदाबाद में करीब 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके अलावा गांधीनगर लोकसभा में कई विकास कार्यों का उद्घाटन उन्होंने किया, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कई योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा अमित शाह जैतलपुर में नारायण शास्त्री इंस्टीट्यूट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए और देर शाम चिरोड़ी के एसजीवीपी क्रिकेट ग्राउंड में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। गुजरात में विपक्षी नेताओं के द्वारा बीजेपी ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज बीजापुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक सीजे चावड़ा ने बीजेपी का दामन थामा है। माना यह जा रहा है कि सीजे चावड़ा लोकसभा चुनावों में साबरकांठा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस मौके पर सीजे चावड़ा ने कहा कि वो राम मंदिर से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चावड़ा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मेहसाणा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर अब बीजेपी का कब्जा हो चुका है। सीजे चावड़ा से बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में सहकारी नेता विपुल चौधरी के आने के बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि बहुत ही जल्द विपुल चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। समग्र देशમાં વિકાસની રાજનીતિ ગુજરાતના બે પનોતા પુત્ર નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અમિતભાઈ શાહ કરી રહ્યા છે અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આગેવાનીમાં સમગ્ર વિશ્વમાં આજે ભારતનું નામ રોશન થઈ રહ્યું છે। નાની મોટી વાતોમાં પડવા કરતાં દેશના हितમાં જે કામ ગુજરાતના બે પનોતા પુત્રો કરી રહ્યા છે અને ગુજરાતનો વિકાસ પણ એક ગુજરાત મોડેલ તરીકે વિકસી રહ્યો છે, ત્યારે હું આજે વિકાસની નીતિમાં વિકાસના રાજકારણમાં જોડાવા માટે ભારતીય जनता पक्षમાં જોડાઈ રહ્યો છું। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखा रही है, मगर कांग्रेस की टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस की नहीं चली। अब कांग्रेस के खुद के कुनबे में ही कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ जहां गुजरात में कांग्रेसी नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं गुजरात से महाराष्ट्र में भी मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी के बाद पूर्व सीएम अशोक चौहान ने भी हाथ का साथ छोड़ दिया है। सियासी खेल की सरगर्मी बिहार में थी, लेकिन बड़ा खेला महाराष्ट्र की राजनीति में हो गया। प्रदेश में कांग्रेस के बड़े चेहरे और पूर्व सीएम अशोक चौहान ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का हाथ छोड़ दिया। मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को जिस झटके की शुरुआत मिलिंद देवड़ा ने दी थी, बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर उस टेंशन को बढ़ाया और अब अशोक चौहान का कदम कांग्रेस पर बैक टू बैक ट्रिपल अटैक जैसा रहा। अब कांग्रेस की मुसीबत उन दावों को लेकर भी बनी हुई है जो अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी कर रही है। कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सियासत में चर्चाएं कुछ कांग्रेसी विधायकों के भी पाला बदलने की है। बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का परिणाम बता रही है, वहीं कांग्रेस ईडी सीबीआई के डर वाला आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी बहुत कलह है और ये कलह इतना ज्यादा है कि देवड़ा जी चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, अशोक चौहान जी ने आज रेसिग्नेशन दे दिया है। बावनकुळे जी सही कह रहे थे, कांग्रेस के पास वरिष्ठ नेताओं में समन्वय बनाने के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई नहीं है और इसी का उन्हें बहुत अहंकार और गर्व है ना। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तो यहाँ तक कह दिया कि 3 साल पहले से उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने बीजेपी में जाने की बजाय जेल जाना चुना। तो मेरे ऊपर तो 3 साल पहले कोशिश हुई थी कि ये एफिडेविट के ऊपर साइन करो, तुम्हारे ऊपर ईडी नहीं, सीबीआई नहीं, इधर हमारे साथ मंत्री बन जाओ। 3 साल मैंने बोला कि अनिल देशमुख जिंदगी की बार जेल में जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ कभी समझौता नहीं करेगा। अशोक चौहान महाराष्ट्र में कांग्रेस का ऐसा चेहरा माने जाते हैं जो हर मुश्किल में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं।
मोदी लहर होने के बावजूद 2014 में नांदेड़ सीट जीतने में सफल रहे। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि अशोक चौहान बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, लेकिन अशोक चौहान कहते हैं कि अभी कुछ तय नहीं किया गया है। मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। जब लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, तो अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने से हर कोई हैरान है। I think it's a very tragic thing. I don't think ordinary Congress worker will appreciate what has happened. माननीय पंतप्रधानांनी भाषण केलं, अबकी बार एवढे पार, अबकी बार तेवढे पार, एवढे असतील पार, तर मी फोडाफोडी का करताय? म्हणजे तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास नाहीये. तुम्ही 400 पार काही 40 पार पण नाही होणार. म्हणून मग तिकडे नितीश कुमारला घेतायत, इकडे अशोक चव्हाणांना घेतायत, अजितदादाला घेतायत, मिंडेला घेतलं. पूर्व सीएम अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों के इस्तीफे का सिलसिला भी जारी है। पार्षद और मुंबई जिला अध्यक्ष जगदीश अमीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी महाराष्ट्र कांग्रेस का संकट जल्द टलने वाला नहीं है और इसे लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। दीपेश त्रिपाठी, ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। चुनावी माहौल में सियासी अदला बदली के बीच वोट बैंक को लेकर भी पॉलिटिक्स तेज हो चुकी है। आनंद में करणी सेना की तरफ से क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल हुई। इस महासम्मेलन में करणी सेना की तरफ से सरकार के सामने 5 मांगे रखी गई हैं, जिसमें भावनगर के राजा को भारत रत्न देने की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ताजा मामला गुजरात के आनंद का है, जहां चुनाव नजदीक आते ही करणी सेना एक्टिव हो गई है। आनंद में क्षत्रिय करणी सेना की तरफ से क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के साथ कांग्रेस नेता अमित चावड़ा भी शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षत्रिय करणी सेना की तरफ से बुलाए गए इस अहम सम्मेलन में 5 प्रमुख मांगे रखी गयी। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्षत्रिय करणी सेना ने जो 5 मांगे सामने रखी, उसमें पहली मांग है कि लोकसभा चुनाव में क्षत्रियों को 10 सीटों पर राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाएं। सुखदेव सिंह गोगमणि के हत्यारों की गिरफ्तारी और फांसी की मांग। क्षत्रियों को सिख धर्म की तर्ज पर शस्त्र रखने की अनुमति दी जाए। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में क्षत्रियों को जगह दी जाए। भावनगर के राजा को भारत रत्न दिया जाए। जो अन्याय थશે અને જો ઉપેક્ષા આ જ રીતે કરવામાં આવશે તો નિર્દલીય લોકસભામાં ક્ષત્રિય ઉમેદવાર ઉતારવામાં આવશે અને ક્ષત્રિય કરણી સેના કે કરણી સેના આખા ભારત વર્ષમાં સ્થાપિત છે, માત્ર ગુજરાત નહીં આખા ભારત વર્ષમાં અમે આ લોકોને જવાબ આપીશું ને જ્યાં સુધી વાત છે ન્યાય અને અધિકારની એમને લેતા આવડે છે। શામ દામ દંડ ભેદ જે ભાષામાં અમને જવાબ જોઈએ અમે આપવા તૈયાર છે ને અમે જાણીએ છીએ કે રાજનીતિક પાર્ટીઓ વોટની ભાષા જ સમજે બાકી ભાષા સમજતા નથી, કારણ કે સુખદેવ સિંહની જે હત્યા થઈ છે એનું એન્કાઉન્ટર પણ લોકસભા પહેલા માંગ્યું નહીં કરે તો પછી આ ક્ષત્રિય આક્રોશિત છે આખા ભારત વર્ષમાં એમને અમે જવાબ વોટથી આપવા માટે પણ તૈયાર છીએ। એટલે वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने क्षत्रिय करणी सेना की मांगों को जायज बताया और उनकी मांगों को कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचाने की बात कही। करणी सेना द्वारा क्षत्रिय समाजनी जे गुजरातમાં बहुमती वस्ती છે એના પ્રમાણમાં રાજકીય પાર્ટીઓ એમને આવનારી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ટિકિટોની ફાળવણી કરે એવી માગણી કરવામાં આવી છે, ત્યારે ચોક્કસ કોંગ્રેસ પક્ષ સુધી એમની માગણીને પહોંચાડીશું અને એમના જે વિચારો છે, એમનું જે સંગઠન છે, એમની જે લાગણીઓ છે એને કોંગ્રેસ પક્ષ સુધી પહોંચાડવાની અમે ખાતરી આપી છે। ક્ષત્રિય સમાજની જે વસ્તી છે એના પ્રમાણમાં રાજકીય રીતે એને પ્રતિનિધિત્વ મળવું જોઈએ અને સમાજમાં સંગઠનની સાથે સાથે જે સામાજિક ક્રાંતિ કરવા માટે સંગઠન કામ કરી રહ્યું છે ત્યારે આણંદ જિલ્લામાંથી અમારા સૌના તરફથી અમે એમને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ। એમની માગણીઓને યોગ્ય જગ્યાએ પહોંચાડવામાં પણ આવશે। गुजरात में वोट बैंक की गणित बेहद ही जटिल है और अहम भी। यही वजह है कि सभी सियासी दल चाहते हैं कि चुनाव से पहले
किसी विशेष वोट बैंक के लोगों को नाराज न किया जाए। अब देखना ये होगा कि गुजरात सरकार क्षत्रिय करणी सेना की मांगों को लेकर क्या कदम उठाती है। आनंद से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के मौके पर गुजरात के टंकारा में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिरकत की और इस खास मौके पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने जहां महर्षि सरस्वती दयानंद के कार्यों को और उनके सामाजिक उद्देश्यों पर बात की, वहीं सीएम ने टंकारा को जल्द नगर पालिका बनवाने की बात कही। आपको ये भी बता दें कि गुजरात के मोरबी जिले के टंकारा गांव में ही महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। राजकोट के सिनर्जी अस्पताल में भर्ती गुजरात सरकार के कृषि मंत्री राघवजी पटेल की तबीयत में अब सुधार बताया जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक कृषि मंत्री राघवजी पटेल को अभी 2 दिन से 3 दिन तक डॉक्टर्स की निगरानी में ही रखा जाएगा और इसके बाद उन्हें करीब 1 महीने तक आराम भी करना होगा। दरअसल 10 फरवरी को देर रात एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही जामनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और प्रारंभिक इलाज के बाद वहां से राजकोट ले जाया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल समेत पार्टी के सभी नेता कृषि मंत्री का हेल्थ अपडेट लेने के लिए पहुंचे। इसके अलावा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत समेत कई सांसद विधायक भी राघव जी के मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। जूनागढ़ भड़काऊ भाषण मामले में आरोपी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को मुसीबतें उसकी कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मोटसा टाउन पुलिस स्टेशन में मौलाना के खिलाफ अब दर्ज मामले में पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। हालांकि पुलिस ने मौलाना से पूछताछ के लिए कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। बताया यह जा रहा है कि पुलिस मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की बैंक फंडिंग को लेकर भी अब जांच कर रही है।